खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग एकदम मस्त और मजे में होंगे। तो फाइनली बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, बच्चों इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए गए उस क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरे मिला के हम लोग 50 PYQs करेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर क्या होगा, बेस्ड होगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तो प्लीज बच्चों कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए बिना देरी के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन द प्लॉट ऑफ LNR वर्सेस T। कह रहा है कि जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे किसके बीच में, LNR और टाइम के बीच में, तो बताइए उसके स्लोप की वैल्यू क्या होगी, आपको यही बताना है। कह रहा है कि जब हम लोग LNR और टाइम के बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे और वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो बताइए स्लोप की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाता है। तो आपके सामने जो ग्राफ दिख रहा है आपका कौन सा ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है और किसके बीच में है, आपका LNR और टाइम के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया गया है। तो वही इसी ग्राफ में ये जो आपका लाइन नीचे आता है वो दिख रहा है, ठीक है। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं स्लोप। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि LNR और टाइम के बीच में जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं बताइए स्लोप की वैल्यू क्या होगी। स्लोप की वैल्यू बच्चों क्या है, यहाँ पे -k। तो देखिए किस ऑप्शन में -k दिख रहा है, तो सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अपने एनसीईआरटी में बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दोनों का ग्राफ दिया गया है। तो उस ग्राफ को आप अच्छे से लर्न करने रहिएगा। एग्जाम में ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है इस साल भी आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखने को मिले, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पे कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कह रहा है कि जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट को आपको बताना है, ठीक है। तो पहले समझिए कि जो रेट कांस्टेंट है इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, जो रेट कांस्टेंट है बच्चों इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इन तीनों के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होती है, पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है पर मोल लीटर पर सेकंड, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो सेकंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, पर मोल लीटर पर सेकंड। तो बताइए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। जब आप यहाँ पे देखेंगे सी वाला ऑप्शन, हाँ, पर मोल लीटर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो एग्जाम में आपके किसी भी ऑर्डर्स का यूनिट पूछ सकता है, तो यूनिट को भी आप अच्छे से लर्न किए रहिएगा, ओके। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यहाँ पे कि Which of the following represent the fraction of molecule with energy equal to or greater than activation energy। देखिए आपके पास ये चार ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। कह रहे हैं कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा टर्म है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जो मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है बच्चों वो या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो रिप्रेजेंट करता है कि मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या फिर उससे ज्यादा है। तो देखो जो टॉपिक लिया गया है बच्चों वो लिया गया है किससे, आपका कोलिजन थ्योरी से लिया गया है, ठीक है। कोलिजन थ्योरी आपके एनसीईआरटी में दिया है, उसमें एक फार्मूला दिया है। फार्मूला क्या आपका, K = P Z e की पावर -E/RT, ठीक है। तो इस फार्मूले में जो ये वाला टर्म है, ये वाला E की पावर -E/RT, ठीक है। तो बच्चों ये वही टर्म है जो रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या फिर उससे ज्यादा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन लगा के आएंगे, आपका बी वाला ना, E की पावर -E/RT। ये वही आपका वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा। तो कोलिजन थ्योरी में बच्चों जो फॉर्मूले में जो टर्म आएगी उस टर्म के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे, ओके। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट। कह रहा है कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है किसकी मदद से, स्लोप की मदद से, ठीक है। और वही क्वेश्चन में कह रहा है कि इन चारों में से किसके ग्राफ को अगर हम प्लॉट करेंगे कि उसकी स्लोप की मदद से हमें एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो जब भी बच्चे एक्टिवेशन एनर्जी का नाम आए तो हमेशा आप पहले किसको याद करेंगे, अरेनियस इक्वेशन को, क्योंकि अरेनियस इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अरेनियस इक्वेशन का बच्चों जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे, अरेनियस इक्वेशन के में ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो उसमें क्या होता है, ग्राफ को खींचा जाता है 1/t
टी और ln k, ठीक है, 1/t और ln k के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया जाता है, ठीक है। आप ये जो आपको लाइन नीचे आते हुए दिख रही है बच्चों, यही क्या है, यही आपका स्लोप होता है। जो लाइन है यही क्या आपका स्लोप, और स्लोप में देखिए फार्मूले में क्या दिया है, फार्मूले में दिया है -EA/r, ठीक है। वही क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहे थे कि स्लोप की वजह से हमें क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो देखो स्लोप में क्या दिया, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। स्लोप की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी तभी निकाल पाएंगे जब हम लोग 1/t और ln के बीच के ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है किसके बीच में ग्राफ को प्लॉट हमें करना पड़ेगा, हाँ, सी वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कह रहा है ना ln के और 1/t के बीच में ग्राफ को अगर प्लॉट करेंगे तो उसमें जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है। तो ये ग्राफ से क्वेश्चन आ गया था, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अरेनियस इक्वेशन की जो फार्मूला होता है, जो ग्राफ होता है, उसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अरेनियस इक्वेशन k इज इक्वल टू e⁻⁻⁴ देखो अरेनियस इक्वेशन का बच्चे जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू e⁻⁻⁴ वही कह रहा है कि बच्चों इस फार्मूले में जो a है, ठीक है, इस फार्मूले में जो a है बताइए किसको रिप्रेजेंट करता है, इफेक्टिव कोलिजन को, फ्रीक्वेंसी फैक्टर को, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन को, या थ्रेशोल्ड एनर्जी को। देखिए मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है कि जो अरेनियस इक्वेशन है उसका फार्मूला ये है। इस फार्मूले में कौन कौन सा टर्म में दिया है, देखो के को बोलते हैं हम लोग रेट कांस्टेंट, ए को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ओके, और यहाँ पे आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट और टी को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए ए किसको रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए ए किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए किस ऑप्शन में है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, हाँ, बी वाला ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो इस बार ए के बारे में पूछा है, अगली बार किसी और के बारे में पूछ सकता है। तो फार्मूले में कौन कौन सा टर्म है आप इसको पहले से ही सावधान रहिएगा, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि The value of rate constant for pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बच्चों कह रहा है जो pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो रेट कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो सूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट को हम लोग बच्चों लिखते हैं के से। वही कह रहा है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है जब वो स्मॉल अमाउंट में होगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी जब वो लार्ज अमाउंट में होगा, कि किसी पर भी डिपेंड नहीं करता ना। तो देखिए अगर आपने सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफिनेशन पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बच्चों जो उसका रेट कांस्टेंट होता है किस पे डिपेंड करता है, उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये इसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है बच्चों, जो कि क्या हो, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक बंदा है जिसके पास लाखों रुपए है, एक बंदा है जिसके पास 100 रुपए है, ठीक है। अगर लाखों रुपए में से 50 रुपए खो जाएगा क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा, जी नहीं, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है। अब जो बेचारा गरीब आदमी उसके पास 100 रुपए है, उसमें से 50 रुपए खो जाए तो उसका तो बहुत ही हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो जिसके पास कम मात्रा है उसकी रोजी रोटी उसी पे डिपेंड कर रही है, जिसके पास ज्यादा है उसके पास खो गया तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। वही हालात इसमें भी लगते हैं। जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है बच्चों, उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है, जो कि क्या है, स्मॉल अमाउंट में होगा ना। तो वही आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर के डिफिनेशन से क्वेश्चन लिया गया है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, उससे कौन एग्जाम्पल है, ये भी आपके एग्जाम में आता है, तो उसको एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम। कह रहा है बच्चों जो रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है वो किसके लिए सेम होता है। हाँ, आप क्वेश्चन तो समझिए। कह रहा है कि जो यहाँ रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन। वह कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट और रेट कांस्टेंट का यूनिट कब सेम होगा, जब वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर होगा, कि थर्ड ऑर्डर होगा। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसकी यूनिट क्या होती है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन के बच्चों यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। और जब हम लोग रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, उसका भी यूनिट क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का वैल्यू कब सेम होगा, जब आपका वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर होगा, ठीक है। क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बच्चों जो यूनिट होता है रेट कांस्टेंट के लिए, वही यूनिट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए होता है। तो दोनों का यूनिट क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो आपको यूनिट देखो ये दूसरी बार आ रहा है, रेट कांस्टेंट की यूनिट दूसरी बार आ रहा है, तो इसके यूनिट का जरूर याद रखिएगा। फर्स्ट सेकंड जीरो और थर्ड ऑर्डर के लिए इसकी यूनिट क्या होती है, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है,
A plot between concentration of reactant R and t time t is shown below ना। आपके पास कह रहा है कि जो ग्राफ है, इस ग्राफ को प्लॉट किया गया है किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R और टाइम के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया गया है। ठीक है, अब इस ग्राफ को देख के आपको क्या बताना है, कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय द ग्राफ। कह रहा है कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को देख के बताना है कि किस ऑर्डर का ये ग्राफ है, क्या ये आपका थर्ड है, सेकंड है, फर्स्ट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। तो देखो हम आपको शुरू में ये बताए थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा बहुत हिंट दिया है। क्या हिंट है, देखो इस ग्राफ का प्लॉट किया गया है टाइम टी के बीच में और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर के बीच में, और ये जो लाइन आ रहा है बच्चों, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं स्लोप, और स्लोप की वैल्यू क्या है आपका -k। ठीक है, तो जब हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ देखेंगे तो देखो ये जो आपके सामने ग्राफ दिख रहा है किसका है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ है। तो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के ग्राफ किसी को प्लॉट किया गया है टाइम टी के बीच में और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर के बीच में प्लॉट किया गया है। ठीक है, तो अगर आप इस वाले ग्राफ को मैच करेंगे और इस वाले ग्राफ को मैच करेंगे, दोनों ग्राफ क्या है, सेम टू सेम है ना। यानी ये जो ग्राफ है किस ऑर्डर के रिएक्शन का ग्राफ है बच्चों, ये आपका है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो आपको ग्राफ को देख के बताना पड़ेगा किस ऑर्डर का ग्राफ है। तो ग्राफ को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या ग्राफ होता है, तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। कह रहा है जो कैटलिस्ट होता है बच्चों वो किसकी वैल्यू को चेंज कर देता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को, गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन को, या कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन को। हाँ देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बच्चों हम लोग लिखते हैं KEQ से। ओके, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं ΔS से, गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं ΔG से, लास्ट में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन को हम लोग किससे लिखते हैं, EA से। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कैटलिस्ट होता है किसके वैल्यू को चेंज कर देता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया गया है, एक ग्राफ है आपका, कोई भी जब रिएक्शन होता है, जब कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उसका ग्राफ है। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनने के लिए बच्चों ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पे, ये ब्लू लाइन देख रहे हो, ये ब्लू लाइन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को होने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत गौर से समझिएगा, याद आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों ये जो आपको पहाड़ जैसी हाइट दिख रही है, ठीक है, ये किसकी हाइट है, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की है। ठीक है, अब देखो जब हम लोग किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं मिलाते हैं तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग उस रिएक्शन में कैटलिस्ट को मिलाते हैं, कैटलिस्ट को मिलाने के बाद उसकी जो हाइट होती है बच्चों क्या होती है, कम हो जाती है, और इसी हाइट को हम लोग किसका नाम देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ना। तो कहने का ये मतलब है मिला जुला के, किसी भी रिएक्शन में जब हम कैटलिस्ट को आप ऐड करते हैं तो क्या चीज चेंज हो जाता है, तो याद रखिएगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि बिना कैटलिस्ट की एक्टिवेशन एनर्जी इतना था, और कैटलिस्ट को जब मिलाया एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा कि किसी भी की कैटलिस्ट को किसी रिएक्शन में ऐड करते हैं तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, यानी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज आता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि the number of molecule that react with each other in an elementary reaction is a measure of। देखो कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल है जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और उसी को हम लोग किससे मेजर किया जाता है ना। तो देखो आप ये जो डिफरेंशियल लिया गया है बच्चों, डिफरेंशियल लिया गया है आपका मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो जो मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों, ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे समझिए कि मान लो ए रिएक्शन कर रहा है बी के साथ, तो क्या बना रहा है, सी बना रहा है। तो बताइए यहाँ पे कितने रिएक्शन आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे ए और बी पूरे मिला के 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी जो होती है, मॉलिक्यूलरिटी वो क्या होती है आपकी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, वहाँ पे मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन से मेजर करते हैं। तो मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन का आपको डिफिनेशन आना चाहिए। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फॉर द स्टेटमेंट। बताना आपको इन चारों में से बच्चों, इन चारों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि क्या है आपका गलत स्टेटमेंट है। तो आइए हर स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी यहाँ पे पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कह रहा है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट होता है ना, वो
इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, कह रहा है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बच्चों रेट होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो आइए देख लेते हैं ये बात सही है कि गलत है। हाँ देखो, रेट का जीरो ऑर्डर का रेट का फॉर्मूला होता है बच्चों की आर की पावर जीरो ना। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है पावर क्या होता है, जीरो होता है। पावर जीरो होने का मतलब ये है कि उसका जो रेट है वो डिपेंड नहीं करता, यानी ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है। हाँ, कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बच्चे जो रेट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आइए देखते हैं बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। कह रहा है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट कांस्टेंट के। आप देखिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन में हाफ लाइफ के बच्चों में लिखते हैं टी हाफ से। टी हाफ का फार्मूला होता है आर नॉट अपॉन टू के जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम टी हाफ और रेट कांस्टेंट में रिलेशन निकालेंगे तो टी हाफ क्या हो जाएगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा के। कैसे, कि देखो यहाँ पे टी हाफ ऊपर है और के आपका डिनोमिनेटर में, तो कैसा रिलेशन हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ वैल्यू होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट के। जी हाँ, ये बात सही है। यहाँ जो टी हाफ होता है ये रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब देखिए सी वाला क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन इज जीरो। कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन की बच्चों जो मॉलिक्यूलिटी है वो जीरो हो सकती है। तो देखिए मॉलिक्यूलिटी के बारे में थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन के लिए बच्चों जिसकी मॉलिक्यूलिटी होती है वो कभी भी जीरो और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जीरो हो सकती है, तो जी नहीं, जीरो कभी नहीं हो सकती, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। डी वाला ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, इसमें कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो टी हाफ होता है वो 0.693 अपॉन के बराबर होता है। तो जी हाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो टी हाफ वैल्यू होता है 0.693 अपॉन के होता है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो आपको बस क्वेश्चन में बताना था इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सी वाला ऑप्शन गलत है, मॉलिक्यूलिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, वो या तो आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टाइप ए टू प्रोडक्ट द रेट इक्वेशन में भी। हाँ, बहुत ही आसान रिएक्शन है। कह रहा है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है बच्चों उसका हमें रेट इक्वेशन बताना है कि उस क्या होगा। देखो आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो फार्मूला होता है वो के बराबर ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। यही कह रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बच्चे जो रेट का फार्मूला यही होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, बस फार्मूले से क्वेश्चन है। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, या देखिए आपका यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है। ठीक है, तो k इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन माइनस ए अपॉन टी, बिल्कुल सेम है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो फार्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फार्मूला है, फार्मूला भी लर्न कर लेना, क्योंकि फार्मूले से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/4। कह रहा है कि बच्चों जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, 1/4 से घटा देंगे। कब, जब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि देन टाइम टेकन फॉर हाफ द रिएक्शन टू कंप्लीट। कह रहा है कि जो उसका टी हाफ होगा वो रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगाएगा। हाँ देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बच्चों जब हम लोग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को 1/4 कर देंगे तो बताइए उसका टी हाफ क्या होगा। टी हाफ उसका सेम होगा कि 1/4 से घट जाएगा, कि 4 गुना बढ़ जाएगा, फिर डबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। देखो किसके बारे में पूछा है, टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ रिएक्शन। हाफ ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ का फार्मूला होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2 के, और आर नॉट क्या होता है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन। कहने का ये मतलब है कि जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका जो टी हाफ होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर नॉट के। आर नॉट बोले तो इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी कि इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, इसकी वैल्यू घटेगी तो इसकी भी वैल्यू घटेगी। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 1/4 से घट गया। बच्चों जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, 1/4 से घट जाएगा। अब इसकी वैल्यू घट रही है तो इसकी भी वैल्यू घटेगी, यानी इसका जो टी हाफ होगा वो भी क्या होगा, 1/4 से घट जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है जो इसके साथ होगा वही इसके भी साथ होगा। जो 1/4 से ये घट रहा है तो ये भी 1/4 से क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा ना। तो आइए इसको देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है।
तो वही कह रहा है कि यहाँ पे जो टी हाफ होगा वो क्या होगा बच्चों, रिड्यूस टू 1/4 ना। क्या कह रहा है कि 1/4 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे पता चला कि जब हम लोग कंसंट्रेशन को 1/4 से घटा रहे हैं तो उसका टी हाफ भी क्या होगा, 1/4 से डिक्रीज कर जाएगा। तो उसके फार्मूले से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाया गया है, उसी के बारे में क्वेश्चन आया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहता है इसको डबल करेंगे टी हाफ क्या होगा, इसको डबल करेंगे ये भी डबल हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन A + 2B रिएक्शन करके C + D बना रहा है और द रेट लॉस गिवन बाय, ये देखो कह रहा है कि बच्चों एक रिएक्शन है, हाँ आपके सामने ये रिएक्शन है, उस रिएक्शन का बच्चों क्या दिया, रेट लॉ, और वो रेट लॉ कितने के बराबर है, I = K A⁻1 B का स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ A इज केप्ट कांस्टेंट। कह रहा है कि जब हम लोग A की कंसंट्रेशन को वैसे के वैसे रखेंगे, यानी इसे कंसंट्रेशन को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, फिर आगे क्या बता रहा है, वाइल डेट ऑफ बी इज डबल था, लेकिन बी का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो आपको बताना है द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का जो रेट है बच्चों वो डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, कि कोई भी बदलाव नहीं आएगा, कि क्वाड्रपोल यानी कि 4 गुना हो जाएगा। क्वाड्रपोल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4 टाइम, आपको ये बताना है। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही डीप है, थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन है उसका सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा आसान। कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है, देखिए इस रिएक्शन में जो आपका बच्चों बी का कंसंट्रेशन है, तो क्या कर दे रहा है, डबल कर दे रहे। कह रहे बी के कंसंट्रेशन को जो डबल करेंगे तो जो नया रेट ऑफ रिएक्शन आएगा तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे छोटा फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला क्या आपका, चेंज इन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ऑर्डर। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया उसको फार्मूले में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन को कितना चेंज कर रहा है, हाँ क्या कह रहा है कि बी का जो कंसंट्रेशन इसको डबल कर दे, यानी कंसंट्रेशन को डबल यानी कितना कर दे रहा है, 2 टाइम्स कर दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, और जो बी के कंसंट्रेशन को डबल कर रहा है, और बी का ऑर्डर क्या है, बी की जो बच्चों पावर होती है वो उसका ऑर्डर होता है, नहीं बी का ऑर्डर क्या है, 2 है, तो ऑर्डर यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, और ये किसके बराबर है बच्चों, रेट के बराबर है। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर दूं तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग जब बी के कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो उसका जो बच्चों रेट होगा वो रेट कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, क्वाड्रफोल हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन में कह दे कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इतना कर रहे हैं, उसके रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या रेट को इतना कर दे रहे हैं, उसका कंसंट्रेशन इतना कर दे रहे हैं, बताइए ऑर्डर क्या होगा। तो इस तरीके के फार्मूले इसमें मैच करेंगे। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे, इस फार्मूले को हम लोग और अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दी हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू, कह रहा है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हाँ इसका जो हाफ लाइफ होता है वो किसके बराबर होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, ये फार्मूले से क्वेश्चन आ गया है, तो फार्मूला अगर पता होगा रिएक्शन आराम से इस ऑप्शन को कर लेंगे। देखो हाफ लाइफ के बच्चों में लिखते हैं टी हाफ से। ठीक है, तो कह रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ है किसके बराबर होता है, R0/2K के बराबर होता है। तो टी हाफ R0/2K कहाँ पे है, हाँ जो आपका यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, R0/2K है, किसके बराबर होगा, टी हाफ के बराबर होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों हाफ लाइफ किसके बराबर होता है, होता है R0/2K, नॉट लिखा नहीं, लिख दीजिए। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सोचो फार्मूले से क्वेश्चन है, अगर आप फार्मूला ही नहीं याद करोगे तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आप एग्जाम से छूट जाएंगे ना। तो फार्मूला को आप एक पेज में लिख के अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन अ रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज 4 फोल्ड। कह रहा है कि एक रिएक्शन है बच्चों, उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है आपको उसको 4 गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है, और 4 गुना बढ़ाने के बाद जो उसका रेट होता है वो रेट कितना हो जाता है बच्चों, 16 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। कह रहा है जब इनिशियल कंसंट्रेशन को आप क्या करते हैं, 4 गुना करते हैं, तो उसका जो रेट आता है वो कितना हो जाता है आपका, 16 गुना बढ़ जाता है। तो आपको क्या बताना है, बताइए कि उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बताना है। तो देखो अभी कुछ देर पहले इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब देखिए समझिए, कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन को कितना कर रहे हैं, 4 गुना, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज आ रहा है, 16 टाइम। बताइए उसका ऑर्डर क्या होगा। तो जो फार्मूला भी कुछ देर पहले लिखे थे उसी फार्मूला को हम लोग अपनाते हैं। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है बस पुट करना है। तो देखिए कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज 4 टाइम। कह रहा है कि रिएक्शन का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको 4 गुना बढ़ा रहे हैं ना, तो हमें कंसंट्रेशन में चेंज कितना ला रहा है, कंसंट्रेशन में चेंज ला रहे हैं 4 टाइम्स। ठीक है, और फिर आगे क्या कह रहा है कि उसका जो रेट है, रेट कितना हो जा रहा है, 16 टाइम। जो उसका बच्चों रेट हो, रेट कितना हो जा रहा है, 16 टाइम्स हो जा रहा है। बताइए ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर को वैसे ही छोड़ दो। अब देखो 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं आप 4 की पावर 2। बताइए 16 के 4 की पावर 2 लिख सकते हैं।
क्योंकि 4 जो क्या होता है 16 होता है। अब हमें मैथ में पता है कि बेस और बेस अगर सेम होंगे तो पावर और पावर भी सेम होगा, यानी यहाँ पे बेस सेम है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर हम ऑर्डर को यहाँ पे निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन में कभी भी कह देगा कि कंसंट्रेशन को इतना कर रहे हैं उसका रेट इतना हो जा रहा है, तो बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। इस फार्मूले को निकालेंगे बहुत सारे क्वेश्चन से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑर्डर आ गया 2। वही क्वेश्चन में कह रहा है ऑर्डर क्या होगा आपका सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, होप्स आपको समझ में आया होगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन A प्लस बी टू पी इज गिवन बाय द इक्वेशन। कह रहा है कि एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन का रेट दिया गया है। ठीक है, इस रिएक्शन के बच्चों रेट को लिखा गया है, वो रेट इज इक्वल टू है के ए की पावर 1 बी की पावर 1। फिर क्या कह रहा है कि इफ बी इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, कह रहा है कि बी को अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो बताइए उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो दिया गया है पहले मैं लिखता हूं। देखो क्वेश्चन में रेट क्या दिया है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 1 यही दिया है। फिर और स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि बी को हमने क्या ले लिया लार्ज एक्सेस, बी को बच्चों हम लोग क्या ले लिया है लार्ज एक्सेस, बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया है। ठीक है, अब देखो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि किसी रिएक्शन का रेट लिया गया है, इसमें से एक को बहुत ज्यादा मात्रा में ले लिया है, तो बच्चों समझ ले जाओ वो जो क्वेश्चन आया वो आपका है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं एक ऐसे रिएक्शन जिसमें इस दोनों में से किसी एक का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा याद रखना, हमेशा क्या आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे, देखो तो किसी भी जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, कि अगर किसी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसका रेट डिपेंड नहीं करता, रेट उसी पे डिपेंड करता है बच्चों जिसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए वक्त के साथ घटता जाए, वक्त के साथ चेंज आता जाए। तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, रेट ए पे डिपेंड करेगा। ए की पावर 1 है तो उसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल। कह रहा है कि जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन को हम लोग बच्चों डबल कर देते हैं तो उसका हाफ लाइफ भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, उसका हाफ लाइफ भी डबल हो जा रहा है। तो क्या बताना है, बताइए किस ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो थोड़ा इस सवाल को समझिए। कह रहा क्या रहा है, कह रहा है कि तो इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने कर दे रहा है डबल, तो हाफ लाइफ भी डबल हो जाए। देखो आपके एनसीईआरटी में 2 ही हाफ लाइफ दिया है, एक तो हाफ लाइफ दिया गया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, एक हाफ लाइफ दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, मैं इसका फार्मूला लिख दिया है। तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k। ठीक है, तो बच्चों जो जीरो ऑर्डर का टी हाफ है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक है, वो क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितनी कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे उतना टी हाफ में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो वहां पे उसका हाफ भी क्या हो रहा है, डबल, हाफ भी क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। तो मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना ये घटेगा उतना ये घटेगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसको डबल कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी डबल हो जा रही है, और ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब क्या होगा, वापस जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। आइए फर्स्ट ऑर्डर का भी आपको थोड़ा बताते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के ना। अब अगर इस फार्मूले में मैच करेंगे आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। जीरो ऑर्डर में आपका आर नॉट दिया गया है और फर्स्ट ऑर्डर में देखिए आर नॉट नहीं है, यानी कि हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन को कितना भी चेंज कर ले उसके हाफ लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन दिया ही नहीं है। तो वही कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ होता है बच्चों इंडिपेंडेंट होता है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन को चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ उसका टी हाफ हमेशा सेम आएगा ना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करने में कोई फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो हाफ लाइफ भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। वो तभी पॉसिबल है जब आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप जब तक एकदम डिटेल से गहराई से उसके फार्मूले के उसके कॉन्सेप्ट के उस थ्योरी के जब तक नहीं सही से पढ़े होंगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो इस चैप्टर को एक बार आप घर पे बैठ के इत्मीनान से पढ़िएगा उसके फार्मूलेस को, और फिर इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ लॉग आर नॉट अपॉन आर वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कह रहे हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए
लॉग आर नॉट अपर आर और टाइम के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो बताना है उसके लिए स्लोप की वैल्यू क्या आएगी। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके बीच में जब हम लोग लॉग आर नॉट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा बनता है। तो देखिए आपके सामने ये जो आपका ग्राफ है ये आपके हम लोगों ने लॉग आर नॉट अपॉन आर और टाइम के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया गया है। ठीक है, जब हम लोग इनके बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो आपको ओरिजिन से एक लाइन निकलती हुई दिखाई दे रही है और इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप, और स्लोप की वैल्यू क्या होती है प्लस के अपॉन 2.303। यही क्या है आंसर है। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। आप जब पहला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है प्लस के 2.303 आर, तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि जब लॉग आर नॉट अपॉन आर और टाइम के बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी प्लस के अपॉन 2.303। दिस इज द आंसर। तो देखिए ग्राफ से कितने सारे क्वेश्चन आए गए हैं। तो ग्राफ में ज्यादातर बच्चों स्लोप के बारे में पूछता है, तो किस ग्राफ में एक स्लोप की वैल्यू क्या होती है ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ आर वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप कह रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग आर और टाइम के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो बताइए उसकी स्लोप की वैल्यू क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। अगेन हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ है, इसमें हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में ग्राफ को प्लॉट किए हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जिसका स्लोप है वो स्लोप नीचे आता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब ये स्लोप है, इस स्लोप की वैल्यू क्या देखेंगे यहाँ पे बच्चों, जो स्लोप की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी माइनस के। ठीक है, ये होते हैं आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो माइनस का ऑप्शन में कहाँ पे है, यहाँ पे। तो सोचो स्लोप से कितना सारा क्वेश्चन आया है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो चाहे जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो उससे ग्राफ में स्लोप की वैल्यू एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन 3A to 2B, बच्चों कह रहा है कि रिएक्शन उसमें 3A से क्या बन रहा है 2B बन रहा है, और कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, उसमें रिएक्शन का जो रेट है वो माइनस डी अपॉन डी टी किसके बराबर होगा। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। आइए पहले हम लोग देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या क्या दिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपको 3A से क्या बन रहा है 2B, तो लिख दो 3A से आपका क्या बन रहा है यहाँ पे 2B बन रहा है। ओके, अब क्या बताना है इसका रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन लिखा होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालने आता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका है आपका होता है क्या, ये 3 जो होता है वो अपॉन में आ जाता है 1/3 हो जाता है DA अपॉन DT हो जाता है इज इक्वल्स टू, ये आपका प्रोडक्ट है, ये जो नंबर होगा वो भी अपॉन में हो जाएगा 1/2 और क्या हो जाएगा DB अपॉन DT। तो कोई भी आपको रिएक्शन लिखा होगा उस रिएक्शन को आप रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये आपका रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट में माइनस लग जाता है, और ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या हो जाता है प्लस लग जाता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको किसकी वैल्यू निकालना है, आपको DA अपॉन DT की वैल्यू निकालना है, यानी आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो 3 को क्या कर दिए 3 को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू निकालनी है DA अपॉन DT। ओके, हमें वैल्यू निकालना है माइनस डी अपॉन डी टी की वैल्यू निकालना है। तो 3 यहाँ पर है डिवाइड में, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस 3/2 DB अपॉन DT, 3/2 DB अपॉन DT। हाँ, अब देखिए एक क्वेश्चन में आपके पूछ रहा था कि जब हम लोग माइनस डी अपॉन डी टी निकालेंगे किसके बराबर आएगा, तो माइनस डी अपॉन डी टी की वैल्यू किसके बराबर आ रहा है 3/2 DB अपॉन DT। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है, कहाँ पे मैच कर रहा है, आपका पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो प्लस 3/2 DB अपॉन DT, ये किसके बराबर है माइनस डी अपॉन DT, और यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो कभी भी कोई रिएक्शन दिया होगा तो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, हो सकता है अगली बार आपका DB अपॉन DT के बारे में पूछेगा तो 2 को उधर भेज देना, तो जैसी वैल्यू पूछेगा उस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 30 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन। देखो कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उस रिएक्शन को 30 मिनट लग रहा है 50% कंप्लीट होने में। कह रहा है एक रिएक्शन है उसको 50% कंप्लीट होने में 30 मिनट लग रहा है। 50% कंप्लीट होने का मतलब ये कि रिएक्शन को आधा रिएक्शन होने में 30 मिनट का उसको टाइम लग रहा है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, आपको रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि 30 मिनट में 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। ये 50% कभी भी रिएक्शन पूछेगा इसका मतलब वो क्या दिया आपका टी हाफ, ये क्या दिया है टी हाफ। टी हाफ क्या होता है, टी हाफ ऐसा समय होता है कि जिस समय में 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, और कितने समय में 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए 30 मिनट में, तो टी हाफ की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। और क्या पूछ रहा है आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो आपका बस सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमें टी हाफ दिया हुआ है, के का वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला रखना पड़ेगा। टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीज पहले से गिवन है उसको लिख लो।
क्वेश्चन में बच्चों पहला चीज क्या दिया हुआ है, टी हाफ की वैल्यू दी गई है और टी हाफ कितना दिया आपका 30 मिनट। और क्या पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले यहाँ पे रिएक्शन में पुट कर लेते हैं कोई क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टी हाफ का वैल्यू कितना दिया 30 मिनट, तो टी हाफ की जगह रख दो 30 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के की वैल्यू निकालना है, उसको एज इट इज रख दीजिए। अब के को इधर भेज दो, 30 को इधर भेज दो, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन 30, ठीक है। इसको बच्चों जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 0.0231, इसकी वैल्यू ये आती है, ओके। अब इसको थोड़ा और तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, पॉइंट को 2 पॉइंट पीछे लाइए, 2 पॉइंट पीछे लाएंगे तो पॉइंट कहां पे चला, यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा 2.31, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट पीछे आया तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है ये वाला, ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, 2.31 कहाँ पे है, देखो पहले में तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2.31 कहाँ दिख रहा है, बी वाले में दिख रहा है, डी वाले में, डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, गलती क्या है, देखो जो मेन आंसर है वो आता है 10 की पावर -2 और क्वेश्चन में क्या दिया है 10 की पावर -3, तो थोड़ा सा रॉन्ग आपका ऑप्शन दे दिया है, हालांकि एग्जैक्ट आंसर होगा, तो इससे मिलता जुलता है, तो डी वाला ऑप्शन एक तरीके से करेक्ट आंसर होगा। तो कभी भी बच्चों आपका हाफ लाइफ दिया होगा और रेट कांस्टेंट पूछ रहा होगा तो फर्स्ट ऑर्डर की ये फॉर्मूला लगाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपका रेट कांस्टेंट दिया होता है, टी हाफ का वैल्यू पूछता है, तो तब भी आपको यही फॉर्मूला लगा के आना है, ओके। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कह रहा है कि आपके सामने ये रिएक्शन दिखा है, इस रिएक्शन को देख के बताना है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। अब देखो आपके एनसीईआरटी में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ढेर सारे एग्जांपल दिए गए हैं, उसी एग्जांपल में से एक एग्जांपल ये भी है। तो ये रिएक्शन एक एग्जांपल है, एग्जांपल को देख के बताना है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है बच्चों। तो ये जो रिएक्शन है ये आपका होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है बच्चों ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, एच म्यू। यहाँ एच म्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सनलाइट, जितनी ज्यादा सनलाइट होगी उतना ही रिएक्शन आपका ज्यादा होगा। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता उसे हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल भी देख लीजिएगा, एग्जांपल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, कह रहा है इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कैटलिस्ट को इफेक्ट करता है, यानी कैटलिस्ट मिलाने में उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। आपको बताते हैं कि किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट को मिलाते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पे है, एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पे है, सी वाला ऑप्शन है ना। तो ये दोबारा क्वेश्चन आया है, तो ये भी कई बार आ रहा है, तो इसको भी एक बार देखिएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन एक्टिवेशन एनर्जी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि for a chemical reaction A to B, it was observed that the rate of reaction double when the concentration of A is increased 4 times. कह रहे बच्चों जब हम A के कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ाते हैं तो जो सर रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है। तो क्या बताना है, दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किस रिएक्शन किस ऑर्डर का रिएक्शन होगा ना। यार देखो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में कि आपके एक का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, दूसरे का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जा रहा है, तो उसका ऑर्डर बताना है। तो इसका फार्मूला आपको शुरू में बताया था, फार्मूला क्या लिखना है, चेंज इन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन के पावर ऑर्डर। अब देखो क्वेश्चन में जो थी उसी के हिसाब से रखो। देखो पहले देखिए रेट में कितना चेंज आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। और कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, कंसंट्रेशन इज इंक्रीज 4 टाइम, कंसंट्रेशन को आपने 4 गुना बढ़ा दिया है। और ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑर्डर को एज इट इज लिख दीजिए, ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, क्या सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे आप जो है 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 2 इज इक्वल टू, देखो मैं 4 को लिख सकता हूँ, क्या मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, बताइए 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 को लिख दीजिए। 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर, उसी में क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर लगा हुआ है, ओके। अब देखो यहाँ 2 की पावर क्या है, 1 है, और 2 की पावर क्या है, 2 इंटू ऑर्डर है। तो बेस अगर सेम होगा तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू ऑर्डर, ओके। अगर हम यहाँ से ऑर्डर की वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में 1/2 कहाँ पे है, कहाँ पे, सी वाला ऑप्शन है। तो कितना सिंपल सा है, आपको बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है। बस आपको ये फार्मूला जो कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले पे कई सारे क्वेश्चन आ गए हैं, बस आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स आना चाहिए, बाकी सो आपको बता दिया गया है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन A + 2B C + D बना रहा है, तो बताना है
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। कह रहा है कि एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में ए टू बी से रिएक्शन करके सी प्लस डी बना रहा है, तो बताना उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो 1 होगा ए के रिस्पेक्ट में, 2 होगा बी के रिस्पेक्ट में, या इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एज ऑर्डर इज। हाँ, कह रहे इसका आप ऑर्डर नहीं बता सकते क्योंकि ऑर्डर जो होता है वो आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। ठीक, क्या कह रहा है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होगा। तो देखिए बच्चों, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि किसी भी रिएक्शन का आप ऑर्डर तभी बता पाते हैं जिसको रेट लॉ दिया होता है। सुनिए गौर से, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर हमें तभी निकाल सकते हैं जिसका क्या दिया होगा, रेट लॉ दिया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कमी क्या है, इस क्वेश्चन में रेट लॉ नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में सीधा रिएक्शन दे गया है, तो रिएक्शन को देख के कभी भी हम ऑर्डर निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस वाला सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है हम उसे बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, बिकॉज ऑर्डर इज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन हो सकता है, और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके उसका रेट लॉ निकालते हैं, रेट लॉ की मदद से ऑर्डर निकालते हैं। इसलिए ऑर्डर कभी भी रिएक्शन को देख के हम बता नहीं सकते, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टॉपिक लिया गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हर प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, उसमें प्रॉपर्टीज ये भी लिखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग थ्योरेटिकली रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते, बल्कि इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट की मदद से निकालते हैं। ठीक है, ये देखते हैं इस क्वेश्चन। तो क्या यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन अ गिवन ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कह रहा है कि आपके पास ये जो ग्राफ है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, और क्या बताना है, बताना स्लोप का वैल्यू क्या होगा और इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है, तो ग्राफ को प्लॉट किया गया है बच्चों, टाइम के बीच में और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया गया है, और बताना है उसके लिए स्लोप की वैल्यू क्या होगी और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी। देखो ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, और स्लोप जहां पे जाके कट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। अब बोलेंगे उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे इस ग्राफ के लिए स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू बताना है। तो बच्चों जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टाइम और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो देखो इस तरीके से ग्राफ आता है। तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, आर नॉट। यहाँ इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ गई, आर नॉट। और ये लाइन को बोलते हैं स्लोप, और स्लोप की वैल्यू क्या होती है, -10। तो आर नॉट हो गया इंटरसेप्ट, -k हो गया स्लोप। देखिए किस ऑप्शन में है स्लोप, यहाँ पे देखिए कहाँ पे, बी वाला देखिए, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या दिया है, -k, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या दिया है, आर नॉट। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्लोप की वैल्यू -k है, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, आर नॉट। तो जो ग्राफ से कितना सारे क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसीलिए कहते हैं ग्राफ को आप अच्छे से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन इफेक्टिव कोलिजन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव, कह रहा है कि इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए जो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं उनके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, कि मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए, उसके बाद थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन दोनों होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन लिया गया है बच्चों, क्वेश्चन लिया गया है कोलिजन थ्योरी से। कोलिजन थ्योरी कहता है जब भी दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, टकराने के लिए उनके दो चीज होने चाहिए, तभी जाके वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे। वो दो कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है इफेक्टिव कोलिजन के लिए पहला कंडीशन उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। जब किसी मॉलिक्यूल के पास ये दो चीजें होगी तो उसका इफेक्टिव कोलिजन होता है। ठीक है, वही कह रहा है कि इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो उसके पास क्या होना चाहिए, पहली बात तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, दूसरे बात इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, तब जाके वो रिएक्शन कैसा होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रेट कांस्टेंट ऑफ 3 पर मिनट इज। देखो कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उस रिएक्शन का बच्चों रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है 3। ओके, और क्या बताना आपको, हाफ लाइफ बताना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, देखो हाफ लाइफ को हम लोग लिखते हैं टी हाफ से, और टी हाफ की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वो किसका वैल्यू दिया गया, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मतलब के का वैल्यू दिया है क्या, 3 मिनट इनवर्स। ओके, बस वैल्यू को उठा के पुट कर देना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ओके, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ का फार्मूला होता है 0.693 अपॉन के। अब क्वेश्चन में जो जो दिया है रख लीजिए, देखिए टी हाफ को निकालना है, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, 0.693 अपॉन के। अगर के का वैल्यू कितना दिया है, 3, यहाँ पे थोड़ा कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो टी हाफ का वैल्यू आ गया 0.231। तो देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, 0.231 किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, डी वाला ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सोचो इस फार्मूले से भी कई सारे क्वेश्चन आ गए हैं, बता देना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ का फार्मूला, उसका ग्राफ वगैरह पढ़ लेना, उससे कई सारे क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अरहेनियस इक्वेशन। बच्चों कह रहा है जो अरहेनियस इक्वेशन है, अरहेनियस इक्वेशन का इनमें से कौन सा सही फार्मूला है, फार्मूले से आपको बताना है। तो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि अरहेनियस इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, बताइए। इसमें से अरहेनियस इक्वेशन का फार्मूला होता है सी वाला ऑप्शन, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इससे पहले पूछा गया था अरहेनियस इक्वेशन में ए को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बार पूछ लिया गया है कि अरहेनियस इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है। तो सोचो अरहेनियस इक्वेशन का फार्मूला आ गया, उस फार्मूले में किसको क्या कहते हैं, उससे रिलेटेड ग्राफ का भी क्वेश्चन आ गया। तो जितने भी क्वेश्चन आ गए उस क्वेश्चन को आप डिटेल में जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। कह रहा है कि जब हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड रिमेन सेम। जो उसका हाफ लाइफ होता है बच्चों, उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो हाफ लाइफ वैसे का वैसा ही रहता है। तो क्या बताना है, तो बताना है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देखो इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। देखो क्या कह रहा है कि जब हम लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, कह रहा है कि जो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इसको हम लोग कितना कर दे रहे हैं, डबल, 2 टाइम्स कर दे रहे हैं, ठीक है, ओके। और क्या कह रहा है कि द हाफ लाइफ सेम, जो उसका टी हाफ था वो क्या है आपका सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो बताइए किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन को दुगना कर रहे हैं, 3 गुना कर रहे हैं, 4 गुना कर रहे हैं, इसका टी हाफ सेम है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा, तो याद रखिएगा वो आपका कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन होता है, वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है आपको लॉजिक ही बता दे। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये आपका टी हाफ का फार्मूला होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ठीक है। इस फार्मूले में आप देखेंगे बच्चों आर नॉट देंगे कि फार्मूले में कहीं पे आर नॉट दिया है, तो आर नॉट नहीं दिया है। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड नहीं करने का मतलब अगर इसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे तो इसका टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी वही क्या होगा फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर क्यों नहीं हो सकता, देखिए यहाँ पे इसका भी आंसर बता दे रहे हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों, जो टी हाफ होता है तो फॉर्मूला होता है आर नॉट अपॉन 2k। तो टी हाफ और आर नॉट, जो टी हाफ होता है जीरो ऑर्डर का और आर नॉट क्या होता है, ये आपका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर हम लोग इसको दोगुना करेंगे टाइम भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टी हाफ जो है जीरो ऑर्डर का डिपेंड करता है, डिपेंड करेगा तो आर नॉट की वैल्यू चेंज करेंगे तो टी हाफ का वैल्यू चेंज हो जाएगा। हालांकि आर नॉट की वैल्यू को दुगना कर रहे हैं, टाइम चेंज नहीं हो रहा है, तो वो तभी हो सकता है जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एग्जाम में लगा कर आइएगा, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन देन द रेट कांस्टेंट। कह रहा है कि कैटलिस्ट मिलाने से बच्चों जो उसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो इंक्रीज कर जा रहा है। तो बताइए रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो देखिए आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जो आपका रेट होता है, ठीक है, जो रेट होता है तो किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। रेट और रेट कांस्टेंट क्या होता है, दोनों ही बराबर होता है। यानी किसी रिएक्शन का रेट अगर बढ़ेगा उसका रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। वही क्वेश्चन में कह रहा है कि कैटलिस्ट मिलाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जा रहा है, तो बताइए रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर बढ़ जाएगा तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि फॉर अ सर्टेन रिएक्शन, एक रिएक्शन है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है, अ प्लॉट ऑफ लॉग आर वर्सेस टाइम। तो लॉग आर और टाइम के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया गया है और वो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, उसके लिए स्लोप का वैल्यू क्या दिया है, -1.25 पर सेकेंड। तो आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किस ऑर्डर का रिएक्शन है। देखो कह रहे ग्राफ है, तो ग्राफ में बच्चों जब हम लोग लॉग आर और टाइम के बीच में प्लॉट कर रहे हैं तो स्लोप का वैल्यू क्या आ रहा है, -1.25 पर सेकेंड। तो बताना है वो फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है कि फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो इसके जो हिंट दिया यहाँ इसके यूनिट या क्या है, यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर सेकंड है, पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। और आपको शुरू में ही बताए थे जो रेट कांस्टेंट होता है इस यूनिट पर सेकंड कब होगी, देखो रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड तभी होगी जब वो कैसा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि ये जो आपका ग्राफ प्लॉट किया यह है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लॉग आर और टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही बच्चों जो स्लोप का वैल्यू आता है वो क्या आता है, पर सेकंड में इसकी यूनिट आती है। तो इसकी यूनिट से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही यूनिट होती है पर सेकंड। तो फर्स्ट ऑर्डर कहाँ पे है आपका, 1 का मतलब वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन 2a प्लस b2 रिएक्शन करके 2ab बना रहा है, ठीक है। तो उसका रेट दिया गया है, कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये जो भी आपको सामने रिएक्शन दिया गया है उस रिएक्शन का हमें रेट इक्वेशन दिया है, वो क्या है आपका ka/2 और b2। तो अब क्या बताना है कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज बाय। कह रहा है इसमें जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, यानी कि इसमें जो k की वैल्यू है, ठीक है,
ये कब बढ़ेगी? जब हम ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, बी के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, कि ऑल ऑफ दिस। पहले समझिए बच्चों, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, जो रेट होता है वही क्या होता है, आपका रेट कांस्टेंट होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब आपको समझना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब समझो इसमें रिएक्टेंट कौन कौन है। इसमें ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है। तो वही कह रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ए की कंसंट्रेशन को बढ़ा, इसका मतलब हम रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हैं। हमें पता है रिएक्टेंट बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, बी में क्या कह रहा है कि, बी में कह रहा है कि हम लोग बी के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। बी भी क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बी वाला भी ऑप्शन सही है। सी वाला कह रहा है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से भी होगा, तो सही बात है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबोव ना, ऊपर के तीनों ही सही ऑप्शन है, तो डी वाला ऑप्शन होगा। तो आपको ये जानना पड़ेगा जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है तो किस पे डिपेंड करता है। तो ये एकदम इस चैप्टर के स्टार्टिंग का पहला टॉपिक है कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, वो आपको हेडिंग दिया गया है, उसी हेडिंग से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकेंड। देखो कह रहा है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बच्चों हाफ लाइफ दिया गया है, और वो हाफ लाइफ कितना है आपका 1386 सेकेंड। कि क्या कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट की फॉर द रिएक्शन, उस रिएक्शन का हमें रेट कांस्टेंट बताना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, पहले क्वेश्चन का में रख लेते हैं। देखो हाफ लाइफ दिया है कितना 1386, और हाफ लाइफ को हम लोग लिखते हैं टी हाफ से। टी हाफ का वैल्यू दिया 1386 सेकेंड। ओके, रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट का मतलब के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है वो कह रहा है आपका ये कौन सा रिएक्शन, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़कर आए थे, तो होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। बस आप वैल्यू के क्या करना, उठा के पुट कर देना है। अब टी हाफ का वैल्यू कितना दिया 1386, ना लिख दो 1386 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के की वैल्यू निकालना, उसको एज इट इज रख दो। अब के को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन ये उधर जाएगा, इसको नीचे आ जाएगा तो 1386। ठीक है, इसको जब बच्चों आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करने पे कितना आएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड। इसको जब आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो इतना ही आंसर आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में ये वैल्यू मैच कर रहा है। ये वैल्यू कहाँ पे मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 0.5 10 की पावर -3 सेकंड। तो सोचो इससे अभी तक हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन लगा चुके हैं फार्मूले से। ठीक है, तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर का, इसको आप अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज वन हुज रेट इज इंडिपेंडेंट। कह रहा है बच्चों जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है, उसका रेट किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डिफिनेशन याद होना चाहिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं। तो जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है किस पे डिपेंड नहीं करता, वो आपका करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इन तीनों पर ही डिपेंड करता है। क्यों नहीं करता, देखो आप जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट निकालेंगे तो रेट होता है रेट इज इक्वल टू के आर की पावर 0। तो आर की पावर 0 मतलब क्या, हमें पता है कि किसी के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, और आर के पावर 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, के आ जाएगा। तो इसे देखेंगे इसमें जो है रिएक्टेंट गायब है, तो फार्मूले में रिएक्टेंट नहीं है, इसका मतलब उसका जो रेट है वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो याद रखिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बच्चों जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत ही डीप डिफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ रिएक्शन A2 + B2 करके बना रहा है 2B। ठीक है, ये रिएक्शन है, फिर आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया है। मैकेनिज्म का मतलब होता है जो रिएक्शन है बच्चों, इस रिएक्शन को इसे होने में 3 स्टेप लग रहा है, 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहा है, इस स्टेप को देख के बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। हम लोग इसमें थोड़ा सा हिंट दिया है। वो कभी भी आपको रिएक्शन दे देगा और रिएक्शन देख के बताएगा कि इतने स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो उसको ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर कहाँ से निकालते हैं, जो स्लो स्टेप होता है बच्चों, स्लो स्टेप की मदद से उसका ऑर्डर निकाला जाता है। तो पहले देखिए इसमें स्लो स्टेप कौन सा है, तो देखो ये वाला स्टेप क्या है, स्लो है। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा रेट। तो रेट का फॉर्मूला होता है रेट के
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, A2 है, तो A2 क्या हो जाएगा, इसका रिएक्टेंट हो जाएगा। और ये कितने मॉलिक्यूल है, कुछ नहीं है, तो एक मान के चलते हैं, तो जो जितने मॉलिक्यूल होंगे वो इसका पावर हो जाएगा। और आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी भी रेट लॉ क्वेश्चन में जो रिएक्टेंट का पावर होता है वही ऑर्डर होता है। तो रिएक्टेंट का पावर 1 है तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 1 होगा, यानी ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अगले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि फॉर द रिएक्शन x+2y रिएक्शन के प्रोडक्ट बना रहा है, द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कह रहा है बच्चे जो रिएक्शन दिया गया है इस रिएक्शन का आपको डिफरेंशियल फॉर्म लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। देखो मिला जुला कहने का ये मतलब है, जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का हमें बच्चों निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका बताए थे, मैंने क्या दिया है x+2y रिएक्शन करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो देखो हमें क्या लिखना है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं पता आपको, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है, पहले रिएक्टेंट में x है तो इसको लिखते हैं हम लोग dx/dt, dx/dt, इक्वल टू का साइन लगाते हैं। फिर कौन है यहाँ पे 2y है, जो नंबर होता है वो अपॉन में आ जाता है, ये अपॉन में हो गया, तो y को हम लोग क्या लिखते हैं, dy/dt लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे है dp/dt। ओके, तो कोई भी बच्चों आपके पास रिएक्शन लिखा होगा उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखने आना चाहिए, क्योंकि ये शुरू में ही सिखाया जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, यहाँ पे दिखा है 2dp/dt माइनस dy/dt, क्या इसके बराबर आ सकता है। देखो dp/dt और dy/dt कहाँ पे है, देखो dp/dt यहाँ पर है और dy/dt यहाँ पर है। अब देखो रिएक्टेंट जो होता है बच्चों वो माइनस लिखा जाता है, तो प्रोडक्ट होता है उसको प्लस लिखा जाता है। तो कह रहा है कि क्या dp/dt माइनस dy/dt के बराबर हो सकता है, पर इनको हम लोग अलग से लिख लेते हैं। क्या यहाँ पे क्या लिखा है, -1/2, ठीक है, -1/2 dy/dt इज इक्वल टू प्लस dp/dt, यही लिखा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू के इधर आएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -dy/dt इज इक्वल टू 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस 2 dp/dt, तो ये हो जाएगा। क्या देखिए क्या दोनों क्वेश्चन मैच कर रहा है, कि देखो -dy/dt इज इक्वल टू 2 dp/dt, माइनस dy/dt इज इक्वल टू 2 dp/dt, यानी पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे ही कभी भी कोई रिएक्शन देगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख के आपको जिस हिसाब से ऑप्शन दिया है उसी को हम लोग लेके फिर बाद में आगे जाकर सॉल्व करते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि in Arrhenius equation when log k is plotted against 1/2 a straight line is obtained। कह रहा है कि Arrhenius equation में जब हम लोग log k और 1/t के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं बच्चों, तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बताना है कि उसका स्लोप क्या होगा और इंटरसेप्ट क्या होगा। तो पहले आपको Arrhenius equation के बच्चों ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है किसके बीच में है, log k और 1/t के बीच में। देखो यहाँ पे log k और 1/t के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया गया है, ठीक है। अब इस ग्राफ में देखेंगे कौन आपका इंटरसेप्ट है, कौन स्लोप है। देखो ये जो लाइन आपको नजर आती है, ये जो लाइन नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं स्लोप। और स्लोप की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -EA/2.303r, स्लोप का वैल्यू निकल गया। और ये स्लोप जहां पे जाके कट करता है बच्चों उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, log a। बस ऑप्शन में आपको मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो स्लोप की वैल्यू -EA/2.303r कहाँ पे है, कहाँ पे है, देखो स्लोप, ये देखो डी वाला ऑप्शन ना, स्लोप की वैल्यू क्या है, -EA/2.303r। स्लोप का वैल्यू, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या दिया है, log a, और इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या दिया है, log a। तो सोचो ग्राफ से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इस चैप्टर की मतलब जान है। ग्राफ को एक बार देखिएगा, ठीक है। ये था इस पूरे के पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इसने ही क्वेश्चन कराए गए थे। तो केमिकल काइनेटिक्स बच्चे बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बस शर्त यही है कि इस चैप्टर को हर टॉपिक को आपके आना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, उसका जो फॉर्मूला होता है, ग्राफ होता है, उसका टी हाफ का वैल्यू, और उसके बाद अर्हीनियस इक्वेशन हो गया, कोलिजन थ्योरी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, हो सकता है साल का आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन जाए, ठीक है। होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बच्चे जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से लोगों को पहुंचाइएगा। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।